राइट डाउन हेडिंग चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, क्या होते हैं ये? बुक दे दो मुझे। जैसे हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उनसे रिलेटेड स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह ये सब, जो कि हम रिकॉर्डिंग करते, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तब उसमें हम अप्लाई होता है। बेसिकली जो भी हमारे ये जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, या हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, जो कुछ भी ये हैं, दीज ऑल आर द गाइडलाइंस। ये लॉ नहीं है, हम नहीं भी मानेंगे तो ये लॉ नहीं है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो लॉ है, बेसिकली वो भी लॉ नहीं है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। उन्होंने बनाए हैं और हमारे यहाँ उनको एक ऑफिशियल वैलिडेशन है दैट एवरी कॉर्पोरेट हैज टू फॉलो दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही बेसिक सी थ्योरी है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या डिफरेंस है। सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, accounting concepts are the fundamental propositions based on which transactions are recorded in the books of account. Prepositions based on which transactions are recorded, fundamental propositions. Accounting concepts are the fundamental propositions based on which transactions are recorded in the books of accounts and financial statements are prepared. तो समझ में आया क्या है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? आर द फंडामेंटल प्रोपोजिशंस बेस्ड ऑन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड in the books of accounts and financial statements are prepared. All the financial statements like income statement and balance sheet. Whenever you are asked about financial statements, always talk about income statement and balance sheet prepared. Then accounting conventions result from the accounting practices followed by the enterprise. बेसिकली कन्वेंशन क्या है? हमारे लिए ट्रेडिशन है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस रिजल्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रेडिशन है जिससे बनती चली आ रही है। गॉट इट? क्लियर हुआ कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? दोनों कॉन्सेप्ट्स में समझ में आया क्या? कन्वेंशंस, accounting conventions result from the accounting practices followed by the enterprise. ठीक है, अब हम कर रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions और कॉन्सेप्ट्स। अब हेडिंग डाल दो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions और कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न assumption। क्या होती है गोइंग कंसर्न assumption? The business will run for an indefinite period. The business will run for an indefinite period. ठीक है, हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं ये बिजनेस हमने अभी स्टार्ट किया और ये हमारे हमेशा के लिए चलेगा। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो ना तो हम गुडविल बनाने की तरफ ध्यान देंगे और ना ही हम फिक्स एसेट्स क्रिएट करेंगे। जब हमें कोई बिजनेस करना ही 1 महीने के लिए है तो हम कोई फिक्स एसेट्स क्रिएट नहीं करेंगे, ना गुडविल की चिंता करेंगे। बट अगर हमें लॉन्ग रन तक करना है तो हम फिक्स एसेट्स भी सोचेंगे और गुडविल भी सोचेंगे। शॉर्ट टर्म में तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम शॉर्ट टर्म में बनाएंगे। ठीक है, सो राइट डाउन
It assumes that, first हम लिख रहे हैं going concern assumption. It assumes that business continue for a, it assumes that business will continue for a foreseeable future, at the same level of operations, for a foreseeable future at the same level of operations. ठीक है, मतलब हम सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस पे काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे लेकिन सेम लेवल तो रहेगा ही रहेगा, मतलब मिनिमम है, एक लेवल शिफ्ट हमने कर दिया, आगे ही बढ़ेंगे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस कॉन्सेप्ट provides distinction between, this concept provides a distinction between capital expenditure and revenue expenditure, a distinction between capital expenditure and revenue expenditure. क्या होते हैं capital expenditure and revenue expenditure? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, जो बिजनेस को बाद में भी प्रॉफिट में। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक साल के लिए, मतलब फाइनेंशियल, फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलवेज गिव्स बेनिफिट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज गिव benefits for the longer financial years, multiple financial years. Next point लिखो, on the basis of this concept, fixed assets are recorded. On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost. एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। क्योंकि आपको ना केस स्टडीज आती हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड दे आर depreciated in a systematic manner over their expected useful life. Systematic manner over their expected useful life. समझ में आया? क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिजनेस बहुत दिन तक चलेगा, तो हमने एक मशीन खरीदी, हमने उसकी यूजफुल लाइफ को एक्सपेक्ट किया कि आगे आने वाले 10 साल ये मशीन चलेगी, तो हमने उसके डेप्रिसिएशन को 10 साल में डिवाइड किया, 10 साल तक हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक मैनर में काम चल रहा है मामला। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से। सेकेंड लिखो, कंसिस्टेंसी असम्पशन। कंसिस्टेंसी assumption, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट प्रिस्क्राइब्स दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स once applied shall be applied year after year, to meet the qualitative characteristic of
comparability to meet the qualitative characteristics of comparability. देखो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग की, उसमें एक था कंपेरेबिलिटी. अब अगर हम हर साल सेम मेथड यूज करेंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे. जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के देयर आर टू मेथड्स, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. अब दोनों मेथड से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट. हमने जब मन चाहा स्ट्रेट लाइन यूज कर लिया, जब मन चाहा रिटर्न डाउन यूज कर लिया, तो उससे तो फिर हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे. कंपैरिजन करने के लिए हमें कोई बेस तो सेम चाहिए ना. तो इसलिए कंसिस्टेंसी ये कहती है कि सेम बेस रहना चाहिए. ऑल्दो इट डज नॉट मीन कि आप इम्प्रूवमेंट ना करें, बट जब भी आपको ऐसा लगता है कि हम इस मेथड को लगातार फॉलो कर रहे हैं और नाउ देयर इज अ हाई टाइम टू चेंज दिस मेथड, तो उस मेथड को चेंज करने से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, उनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना है. ठीक है. सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट because equally acceptable alternative accounting practices exist and eliminates पर्सनल बायस. ठीक है. ऐसा ना हो ना कि हाँ चलो इसमें हमारा फायदा तो अब ये वाला मेथड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता. हाँ, अगर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वी नीड टू, या अगर हमारे किसी लॉ के अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेंज दिस मेथड, कब इन दैट केस हम इस मेथड को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. गॉट इट. हाँ, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज. दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट because equally acceptable alternative accounting practices exist and eliminates personal bias. ठीक है. Now third is accrual assumption. Accrual assumption. It prescribes that transactions are recorded when they are entered into whether amount is exchanged or not. I repeat, it prescribes that transactions are recorded when they are entered into whether amount is exchanged or not. Means हमारा जो डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्रूअल के बेसिस पे ही है. When we sold goods, we treat it as an income, whether actually we received cash or not. जब हमने गुड्स ट्रांसफर कर दी तो हमने उसको सेल मान लिया. हमारा कोई एक्सपेंस, तो जैसे लाइक एक्सपेंसेस व्हेन इंकर्ड आर रिकॉर्डेड whether we paid or not. Income when we earned are recorded whether we received or not. So all the expenses
all the income are recorded in books of accounts whether we received or not, whether we paid or not, right? So write down the next point. Revenue is recognized. Revenue is recognized. बेटा ये ले लो पेन. अनन्या. अच्छा. Revenue is recognized when sale is completed, whether cash is received or not. Whether cash is received or not. And similarly, expenses are recognized in the accounting period for which they are related. In the accounting period for which they are related. जिस अकाउंटिंग पीरियड से उनका रिलेशन है उससे अगर वो रिलेट कर रहे हैं तो हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे. वेदर वी पेड और नॉट, वेदर पेड और नॉट, वी मत लिखना, वेदर पेड और नॉट. In the accounting period. अकाउंटिंग पीरियड मतलब जो हमारा पूरा 1 साल का टाइम होता है ना, उसी फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है, अभी अकाउंटिंग पीरियड भी हम करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट this concept is important because it recognizes assets, liabilities, incomes and expense. Assets, liabilities, incomes and expense. As and when transactions relating to it are entered into. जैसे ही इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंटर हुई, वी रिकॉग्नाइज इट. एक्चुअल में कैश ट्रांजैक्शन हो या नहीं हो, अब क्या हुआ, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो अगला चैप्टर है वो अननेसेसरी एक अलग से चैप्टर बना हुआ है, उसमें कुछ अलग से है नहीं. उसमें यही है कि हमें एक्रूअल बेसिस लेना है या कैश बेसिस लेना है. अगर हम एक्रूअल बेसिस ले रहे हैं तो ये फॉलो कर ही रहे हैं. जनरली हमारा पूरी अकाउंटिंग एक्रूअल पे होती है, लेकिन कोई ऐसा भी एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं. जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, वहाँ पर हम प्रोफेशनल सर्विसेज में जब भी फीस रिसीव्ड होती है तब उसे रेवेन्यू मानते हैं, तो उस केस में हम कैश बेसिस को लेके चलते हैं. फिर चाहे वो कैश करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, इट डज नॉट मैटर. व्हेन वी रिसीव कैश, व्हेन वी पेड कैश, दैट इज रिलेटेड टू करंट ईयर. मतलब हमने करंट ईयर का ही ले लिया उसे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा वो कब का है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट निकाल रहे हैं. एक्रूअल में हम एक्रूअल पे बेसिस पे निकाल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग्स ले रहे हैं, एक्रूड का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, सब ले रहे हैं. गॉट इट. तो ये हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट है. तो जब भी आपसे ये बोला जाए, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक्सप्लेन अकाउंटिंग एजम्पशंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग एजम्पशंस, अगर ये आ जाए तो आपको सिर्फ ये 3 लिखने हैं. कौन कौन से लिखने हैं? हमने कौन से 3 किए हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल. सिर्फ ये 3 ही लिखने हैं अगर आपसे अकाउंटिंग एजम्पशंस पूछी जाती हैं. बाकी कोई और प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो अलग से है. अब हेडिंग
एक्रूअल का मतलब बेटा ये है कि whenever we enter into a transaction, our revenue occurred, हमारा रेवेन्यू हो गया ड्यू, अब हमें कैश नहीं भी मिला तो हम उसे क्रेडिट सेल्स मान लेंगे। व्हेन वी परचेज रॉ मटेरियल, वो हो गया, हमने चाहे पेमेंट नहीं की, हम उसे क्रेडिट परचेजेस मान लेंगे। ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ट्रांजैक्शन बुक्स पर रिकॉर्ड होगी। हाँ ठीक है। नाउ वी आर डूइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज अकाउंटिंग एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये तो मेरे ख्याल से सबको याद होना चाहिए। अब क्या है? हाँ, तो राइट डाउन, इट presumes that owner is separate from business. Owner is separate from business. Second point, all business transactions are recorded. All business transactions are recorded from firm's point of view. हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, not from the owner's point of view. ठीक है? This principle is applicable. Next point. This principle is applicable to all entities. क्या मतलब हुआ इसका ऑल एंटिटीज? अगर हमारा कोई एनजीओ है उस पे भी ये अप्लाई हो रहा है, सोल प्रोप्राइटर है तो भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। मैं अगर पढ़ा रही हूँ जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में आता है तो भी अप्लाई होता है। एवरीवेयर whenever you are doing any economic transactions it applies, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और लिख लो इसमें एक और, कैपिटल is treated as a fixed liability. Capital is treated as a fixed liability in the firm. तुम बोर्ड क्यों नहीं ले लेते बेटा? दे दूं? In the firm due to this principle. इसी प्रिंसिपल की वजह से जो कैपिटल होती है, कैपिटल क्या होती है? अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर। हम उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई बाहर का होता है, जैसे बाहर वाले को इंटरेस्ट पे करते हैं, हम कैपिटल पे भी इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट। नेक्स्ट लिखो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होगा ये? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बताओ। हाँ, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट आर एबल टू कन्वर्ट इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मतलब वो मनी में कन्वर्ट होनी चाहिए, ओनली देन वी कैन रिकॉर्ड इन बुक्स। सो राइट डाउन, इट प्रिस्क्राइब्स दैट transactions and events, it prescribes that transactions and events that can be measured in money, money terms are recorded. Money terms are recorded. नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
इट इग्नोर्स, अब इसकी लिमिटेशन है ये, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं? ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ये इग्नोर हो जाते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि तुम बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, इसके मार्क्स गंदे आए, बच्चा गंदा होगा, इसके मार्क्स अच्छे आए, बच्चा अच्छा होगा। तुम्हारे अच्छे बुरे को जनरली किससे जज कर लेते हैं? अब लक्ष्य इतना अच्छा बच्चा है, मार्क्स नहीं आते तो क्या हो गया, बच्चा तो अच्छा है, इससे क्या होता है? ठीक है ना। तो बात ये है कि बच्चा अच्छा है ये हम नहीं देख रहे हैं, हम मार्क्स से जज कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये गलत है ना, है कि नहीं गलत? ये सही है? तुमसे ये बोला जाए तुम पढ़ते थे या नखरे करते थे, पता नहीं क्या ही करते रहते, नंबर तो आए नहीं, और तुमने बेचारे ने अपनी पूरी जान लगाई थी, तुमने सचमुच में बड़ी मेहनत की थी, फिर भी नंबर नहीं आए। जैसे जर्नल के टेस्ट में हुआ सारी क्लास का, इतने सारे असाइनमेंट कर डाले हमने जर्नल के, इतने सारे क्वेश्चंस कर डाले हमने जर्नल के, उसके बावजूद ही पूरी क्लास का जर्नल का टेस्ट खराब हो गया। तो हम ये कहें कि तुमने, मैं ये कहूँ कि तुमने वो असाइनमेंट झूठे किए थे, तो ऐसा तो नहीं है, मेरे सामने बैठ के ही किए थे, चेक भी मैंने किए हैं, गलतियां भी मैंने बताई हैं, फिर भी पता नहीं, और टेस्ट पेपर आसान भी था, फिर भी पता नहीं क्या हो गया कि सबका गंदा हुआ वो पेपर, है ना। तो मैं ये थोड़ा कहूंगी कि तुमने मेहनत ही नहीं की, नंबर नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, अब हम देख लेंगे क्या गलतियां आती, ठीक कर लेंगे, कौन सी बड़ी डील है, एक ही तो टेस्ट था, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो ये इसकी बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज कितने डेडिकेटेड हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने डिटरमिन्ड हैं, उसको इग्नोर करके सिर्फ पैसा पैसा पैसा। ठीक है। दूसरी बात, इट इग्नोर्स चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी। It ignores change in value of money. मतलब तुम देखो ना, तुम लोगों को अगर थोड़ा अपने बचपन का याद हो, तो जो 100 रुपए से जितना सामान तुम आज से 6-7 पहले खरीद सकते थे, जब तुम 4th-5th स्टैंडर्ड में होगे तुम्हें इतना ध्यान होगा कि तुम 100 रुपीज में क्या ले सकते थे, और आज तुम 100 रुपीज में क्या ले सकते हो। तो मनी की वैल्यू कम ही हुई है ना, 100 रुपीज से अब कम चीजें ले सकते हो ना। तुम लोग मोमोज की प्लेट को ही कंपेयर कर लो, पहले एक मोमोज की प्लेट कितने की आती थी, और अब डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है भाई। ये वैल्यू मनी की बात नहीं आ रही है, ये डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा है सारा। बट चलो, हाँ, इसीलिए हर दूसरे कोने पे मोमोज वाले खुले हुए हैं। चलो, तो बेसिकली जो वैल्यू ऑफ मनी है, हम ये कहते हैं कि हमारा 10 साल पहले इतना 1000 का करोड़ का प्रॉफिट था, आज इतना प्रॉफिट है। मनी वैल्यू में भी तो चेंज आ गया। जैसे कि हमारे जो पापा लोग थे उनके टाइम पे फर्स्ट डिवीजन आना वाज अ बिग डील। फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% अब गिने चुने लोगों के 60% मार्क्स आते थे और उनके न्यूज़पेपर में फोटो आती थी, क्योंकि भैया ठीक है, जब हम लोग आए तो हमारे टाइम पे फर्स्ट डिवीजन तो सबकी आ जाती है। डिस्टिंक्शन आना बड़ी बात थी, लेकिन डिस्टिंक्शन आने पे घर में खूब इनाम मिलते थे, सबसे पैसे मिलते थे। तुम लोग तो डिस्टिंक्शन ले आओ तो कहेंगे क्या लाए हो ये, 78, 77, इनमें कहाँ एडमिशन होगा, हो रहा है ना। यानी कि हम ये कहें, अब तब हम 60% पे भी टॉपर होते थे। मेरे 79 आए थे इकोनॉमिक्स में और मैंने टॉप किया था अपनी क्लास स्कूल में। आज कोई करेगा 79 पे टॉप, और कोई करेगा तो कहेंगे स्कूल बेकार है। अगर किसी स्कूल में हाईएस्ट अगर 79-80 आ जाए तो बस इसका हाईएस्ट इतना ही गया है। स्कूल छोड़ो, स्कूल तो बहुत बड़ी चीज होती है, वहां तो चलो फिर भी बहुत बच्चे हैं। ट्यूशन में भी जब हम कहीं ट्यूशन ज्वाइन करते हैं तो क्या बात करते हैं, हाईएस्ट कितना गया है यहाँ का, अच्छा 80 क्या है, अरे यहाँ क्यों ज्वाइन करेंगे, फिर हम वहाँ ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे 100 आए हैं, 99 आए हैं, 98 आए हैं। मतलब क्या है, मार्क्स की वैल्यू अब उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। जहाँ पे भी
क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आ जाता है ना, वहाँ ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। चलो भावनाओं में न बह के आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो तुमने अभी सवाल पूछा था, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब है, हमने गोइंग कंसर्न तो मान लिया कि गोइंग कंसर्न का मतलब है कि पूरी लाइफ चलेगा फॉर अनफोर्सीन, बट क्या हम प्रॉफिट अनफोर्सीन करेंगे ही नहीं? कहीं ना कहीं तो हमें प्रॉफिट करना ही पड़ेगा ना, कैलकुलेट। सो दैट हमने उसकी लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और आफ्टर एवरी 12th मंथ हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने लग गए। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। अब अगर वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है तो वो फाइनेंशियल ईयर हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है तो कैलेंडर ईयर इज अवर अकाउंटिंग पीरियड। दिवाली टू दिवाली, जैसे कि अभी मुहर्रम गया था, मुस्लिम में उनका न्यू ईयर मुहर्रम से स्टार्ट होता है। हिंदुइज्म वाले नवरात्रे जो आते हैं उससे अपना नया साल शुरू करते हैं। क्रिसमस वाले क्रिसमस से मानते हैं। तो सबका अपना अलग अलग है रिलीजन बेस्ड। अब क्योंकि सबके रिलीजन बेस्ड अलग अलग चलता है, इसीलिए क्या हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक चीज फिक्स कर दी कि भैया आप जिस मर्जी से बुक्स बनाओ, आपकी मर्जी। हमारे पास जो बैलेंस शीट आनी चाहिए ना, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च की आ जानी चाहिए, ठीक है ना। सो राइट डाउन, इट प्रिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ द बिजनेस, इट प्रिस्क्राइब्स द लाइफ of the business is broken into smaller periods of 12 months, smaller period of 12 months known as accounting period. Periods of 12 months known as accounting period. ठीक है, तो ये अकाउंटिंग पीरियड वो कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हम अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ सबका अपना अपना होता है, बट मोस्टली यही है सब्जेक्ट। मोस्टली कंपेरेबिलिटी इजी है ना, इसलिए। अब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो उनको तो फिर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी ना। नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर। अरे तो जल्दी आ गया। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, क्या कहता है ये? शेयर होल्डर्स होते हैं और उनको अपनी वो बतानी होती है। सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो राइट डाउन, इट प्रिस्क्राइब्स दैट disclosure be made of, it prescribes that disclosures be made of items required under law and those items which are material. Made of items required under law, मतलब एक तो लॉ ने जो कहा है वो कर दो, and those items which are material, और जो मटेरियल है वो कर दो। मटेरियल का मतलब क्या हुआ? जो आपके डिसीजन को, स्टेक होल्डर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट डालती हैं। तो इट डज नॉट मीन कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज को डिस्क्लोज कर दो, स्ट्रैटेजीज मत डिस्क्लोज करो, लेकिन वो डिस्क्लोजर जरूर दो जो आपके स्टेक होल्डर्स के डिसीजन पे इम्पैक्ट डालता है। गॉट इट? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.